मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी एक ओबीसी चेहरे को साधा गया, और जो लगातार कांग्रेस पार्टी ये बात कहती रही थी कि भाई जो है बीजेपी इस तरह की राजनीति नहीं करती कि जो पिछड़े हैं या जो ओबीसी हैं उनको मौका दे, तो अब बीजेपी ने उस तरह की परंपरा को ऐसे में निश्चित तौर पर यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने की जो स्थिति है वो बीजेपी यहाँ पर खड़ी इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर। जी हाँ, क्या खबर ये कि मुख्यमंत्री हमारा कौन बनेगा, मुख्यमंत्री हमारे एमपी का कौन बनेगा, मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ हमारे राजस्थान का कौन बनेगा। ये सवाल लगातार इन तीनों ही राज्यों के लोगों के जहन में चलता रहा। जब 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम में यहां छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी मतों से बीजेपी ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन 10 दिसंबर तक भी पार्टी ने तीनों में से किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया था। और ये सवाल लगातार तमाम लोगों के जहन में चल रहा था कि मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा। फिर यहां पर बीते रविवार की 10 दिसंबर को पार्टी आलाकमान के एक फैसले के द्वारा यहां पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चयन किया गया, जिसका नाम निकल करके सामने आया यहां पर विष्णुदेव साय के रूप में। विष्णुदेव साय यहां पर जो है आदिवासी समाज से आते हैं और माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ की आबादी में 32% तक की भूमिका रखने वाले आदिवासी समुदाय को सीधे साधने के लिए यहां पर पार्टी ने बड़ा दांव चला है, जो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी को बड़ा ही फायदा पहुंचाने वाला है। और फिर सोमवार आया, सोमवार यानी कि 11 दिसंबर आई, और 11 दिसंबर को बीजेपी ने जो पर्यवेक्षक यहां पर 163 विधायक को, जो मध्य प्रदेश में 163 विधायक बीजेपी के जीते हैं, उनकी बैठक लेने के लिए भेजे थे, उन विधायक दल की बैठक में भी आखिरकार निष्कर्ष निकल कर के आया और नाम देखने को मिला मोहन सिंह यादव का। जी हां, मोहन सिंह यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पार्टी आलाकमान ने नियुक्त कर दिया है। और यहां पर एक और बात निकल करके सामने आई है कि शिवराज सिंह चौहान जी 4 मर्तबा मध्य प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से कमान संभाल चुके थे, 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने भी यहां पर समर्थन दिया है मोहन सिंह यादव को, साथ ही आशीर्वाद भी दिया। लेकिन इसके बाद से ही सवाल फिर से खड़े हो गए हैं कि मोहन सिंह यादव को अब जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो क्या वो यहां पर सही चेहरा है? आखिर मोहन सिंह यादव ही क्यों है? क्या उन्हें इतना समर्थन मिल पाएगा? क्या उनके जरिए 2024 में लोकसभा चुनावों में बीजेपी अच्छा कर पाएगी? इन्हें तमाम सवालों के जवाब अपने ही तमाम साथियों से लेंगे। सबसे पहले यहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश है। दिनेश का स्वागत करते हैं हम इस पेशकश में। दिनेश, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि मोहन सिंह यादव को करीबन 8 दिन के इंतजार के बाद बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है मध्य प्रदेश में, तो मोहन सिंह यादव यानी कि यादव समुदाय को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश यहां पर नजर आ रही है। तो क्या 2024 के आम चुनावों में यादव समुदाय मध्य प्रदेश में किस तरह से मुख्य भूमिका निभा सकता है? निश्चित तौर पर, और जिस प्रकार से अक्सर देखें हम लगातार जो संघ की पृष्ठभूमि की बात करते रहते हैं, लगातार संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं को यहाँ पर बीजेपी हाईकमान कहीं ना कहीं तवज्जो देता है, और उसी श्रेणी में अब उसी लिस्ट में एक नाम जुड़ गया है मोहन सिंह यादव का। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 3 बार लगातार 10 सालों से वो मुख्यमंत्री हैं, माफ कीजिए विधायक हैं, और 10 सालों की राजनीति में वो 3 बार विधायक भी बन चुके हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के बड़े करीबी माने जाते हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से ओबीसी वोट बैंक को साधने की जो बीजेपी की तमाम कोशिशें हैं आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, तो वहां पर नजर डालते हुए कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि अब बीजेपी, जो कि सवर्णों की पार्टी के रूप में जानी जाती थी, निश्चित तौर पर अब ओबीसी वोट बैंक, इसके साथ साथ आदिवासी वोट बैंक, इन तमाम समुदाय को साथ लेकर के आगामी 2024 के जो मिशन मोदी 2024 है, वो चुनाव की हैट्रिक लगाने की, जीत की हैट्रिक लगाने की जो एक बीजेपी की रणनीति है, उसके तहत यहां पर मोहन सिंह को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि इस वजह से मुख्यमंत्री बनेगा। अमन जी हमारे साथ है। अमन जी, दिनेश कह रहे हैं कि स्वर्णों की पार्टी बीजेपी को कहा जाता था लगातार, जो अब ओबीसी और आदिवासियों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। क्या यही वजह है मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे? देखिए, बिल्कुल मुझे एक डायलॉग याद आता है, इसमें कहा जाता है कि दाव दिखाना कुछ है और लगाना कुछ है, तो वही बीजेपी ने यहाँ पर किया है, अगर आप देखें गौर से। क्योंकि इन चेहरों के ऊपर, चाहे विष्णु जो देव साय बने हैं छत्तीसगढ़ में, और जिस तरह मध्य प्रदेश में अब जिस तरह से मोहन यादव को सीएम कमान सौंपी गई है, तो आप देखिए इन दोनों का ही जो नाम था, जिक्र था, कहीं भी नहीं था, कहीं भी आपने इनके बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन वही बात है कि बीजेपी की रणनीति किस तरह की होती है, किस तरह से वो काम करती है, ये बेहद दिलचस्प हो जाता है, और तमाम पार्टियों को इनसे सीखना भी चाहिए। क्योंकि अभी जो मेरे सहयोगी ने ये बात कही कि आने वाले 2024 का चुनाव है, उसको देखते हुए जो
बीजेपी की रणनीति है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह से छत्तीसगढ़ में दलित चेहरे को साधा गया, एक आदिवासी चेहरे को साधा गया, वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी एक ओबीसी चेहरे को साधा गया। और जो लगातार कांग्रेस पार्टी ये बात कहती रही थी कि भाई जो है बीजेपी इस तरह की राजनीति नहीं करती कि जो पिछड़े हैं या जो ओबीसी हैं उनको मौका दे, तो अब बीजेपी ने उस तरह की परंपरा को शुरुआत कर दी है और एक के बाद एक दोनों ही राज्य में जिस तरह देखें कि अपनी परंपराओं से विपरीत उसने जो काम किया है वो आने वाले 2024 को उसको बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है। और देखिए 2024 में महज 6 महीने का वक्त रह गया, तो ऐसे में एक टाइम भी है, वक्त भी है उनके पास, और जो ओबीसी और तमाम ऐसे वोट हैं, क्योंकि अगर आप देखें छत्तीसगढ़ में भी अच्छे खासे जो आदिवासी और ओबीसी हैं वहाँ पर तो आप माने तो 32-33% जो ओबीसी हैं, वहीं 31-32% वहाँ पे आदिवासी भी हैं। तो ये बीजेपी का कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक कहूँगा मैं इसे, कि पूरी प्लानिंग के तहत, क्योंकि तमाम सारे लोग आलोचना कर रहे थे कि भाई बीजेपी इतना सारा समय ले रही है, कोई नाम उनको जो है नहीं जो उनको समझ में आ रहा है, इसीलिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इस तरह की जो है देरी कर रहे हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने घेरा तो खूब, लेकिन आखिर में जो रिजल्ट आया, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को एक दबाव में कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस करेगी, क्योंकि अब तक वो जो बात कहती रही कि भाई जो पिछड़ों को मौका नहीं मिलता बीजेपी में, अब वो कहीं ना कहीं इस जो बयान था उस पर कहीं ना कहीं खुद विचार करेंगे कि क्या वाकई उनका जो बयान था वो सही था। क्योंकि अगर बीजेपी ने ये दाव खेल दिया है तो अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, ये उनके लिए भी सोचनीय प्रश्न हो गया है। बिल्कुल सोचने का प्रश्न हो गया। एक और बात यहाँ पर मोहन सिंह यादव के चयन से निकल कर के आती है कि नाम दिखाने के लिए नाम छिपाना भी पड़ता है। यहाँ पर दिनेश से मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि दिनेश, लगातार ये बात उठ रही थी कि जिस तरह से अगर शिवराज सिंह चौहान का विकल्प बीजेपी मध्य प्रदेश में तलाश लेती है तो क्या वे यहाँ पर बगावत ना कर दे, और माना जा रहा है अब कि जो मोहन सिंह यादव का चयन हुआ है वे बड़े करीबी शिवराज सिंह चौहान के हैं, तो क्या उनके चयन से उनकी जो शिवराज सिंह चौहान के बगावत की संभावनाएं थी क्या वे खत्म हो गई हैं? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से देखा जाए तो अभी उनको एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाया है, उन्हें बड़ा तोहफा देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यही कयास लगाए जा रहे हैं अब कि नरेंद्र सिंह तोमर हो या अन्य जो सांसद जिनसे इस्तीफे मांगे गए हैं, मुख्य तौर पर यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए, वहां पर कृषि मंत्री की भूमिका निभा रहे थे केंद्र सरकार में नरेंद्र सिंह तोमर, और दिमनी से अब वो विधायक बने। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो नई सरकार होगी उसमें वो स्पीकर की भूमिका में नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को यहां पर मद्देनजर रखते हुए और बड़े नेताओं को बड़े मंच पर एक साथ लेकर आना चाहती है, जिससे आने वाले 2024 के चुनाव में किसी भी प्रकार से पार्टी को किसी तरीके की कोई नुकसान की जो जोखिम नहीं उठाना चाहती है। और इसका सीधा सीधा उदाहरण यही है कि अभी तक उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको भी साध कर रखा है। केंद्र, हालांकि उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे थे कि वो भी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अभी तक साध कर रखा गया है। क्योंकि जिस प्रकार से सिंधिया का बैकग्राउंड रहा है और वो बगावत कांग्रेस पार्टी से कर चुके हैं, तो ये डर कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान को निश्चित तौर पर सता रहा था कि यदि सिंधिया के साथ हलचल हुई तो फिर से एक बार बगावत देखने को मिलेगी और ऐसे में पार्टी टूट सकती है। लेकिन जो इनकी रणनीति बनी, आरएसएस की तरफ से जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें कहीं ना कहीं जो मोहन यादव है, इनके नाम पर मोहर पहले ही लग चुकी थी। आलाकमान को इसकी जानकारी दे दी गई थी और निश्चित तौर पर ओबीसी चेहरा हो, इसके साथ साथ जो जनरल कास्ट है उसका बड़ा जो एक तरीके का वोट बैंक है, उसके साथ साथ तमाम जो दलित और आदिवासी, ये तमाम जो है समुदाय, इनको साधने की, बीजेपी को एक साथ लाने की और ये जो रणनीति है समाज को एकजुट करने की, ये यहाँ पर काम करती नजर आ रही है। मोहन यादव पर मुहर पहले ही लग चुकी थी, लेकिन अमन जी लगातार 24 का जिक्र आ रहा है और जिस तरह से मोहन सिंह यादव का चयन बतौर मुख्यमंत्री हुआ है, इससे पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला विष्णुदेव सहाय को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो अगर मोहन सिंह यादव की बात करें तो ये भी माना जा रहा है कि यूपी और बिहार जो कहीं ना कहीं एमपी से सटे हुए राज्य हैं, जहां पर यादव समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, तो उनके जरिए बीजेपी यादव समुदाय को भी साध रही है। क्या 2024 में बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल यादव वोट बैंक की अगर बात करें तो देश में बड़ा हिस्सा है इसका, और खासकर यूपी बिहार के क्षेत्रों में आप जाकर देखें तो बड़े दिग्गज नेता भी हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात करें और चाहे हम तेजस्वी यादव की बात करें, ऐसे तमाम बड़ा समुदाय कह सकते हैं इसको। और यही वजह है कि बीजेपी ने जो है मोहन यादव के सहारे यादव वोट बैंक पर भी सीधे तौर पर सेंधमारी की है। क्योंकि अब तक जिस तरह बिहार में अगर आप देखें तो एमवाई कॉम्बिनेशन की लगातार बात की जाती थी कि भाई मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन की वजह से लगातार लालू और जो है आरजेडी को फायदा मिला है। वो वोट बैंक कैसे उसको कह सकते हैं अपने पाले में लाया जाए, वो बीजेपी ने एक सटीक
इसका उदाहरण पेश किया। और देखिए आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि अगर बिहार के एंगल से अगर बात की जाए तो बिहार के एंगल भी अगर आप देखें तो 2024 में जिस तरह से इससे पहले जब नीतीश और उनके साथ में गठबंधन था, लेकिन अभी ये गठबंधन अलग है, तो ऐसे में जो यादव वोट बैंक है अगर वो बीजेपी के पाले में आता है तो यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और ये कहीं ना कहीं एक दूरगामी योजना है जो मेरे ख्याल से बीजेपी सोच समझ के इस चीज़ को कर रही है कि जो चेहरे जिनके ऊपर दाव लगाया जाना था वो चेहरे मेरे ख्याल में वो उतने सक्रिय अभी शायद कह सकते हैं कि जो सत्ता है उसके पक्ष में उनका जो प्रभाव है वो उतना नजर ना आए, क्योंकि जो नए लोग हैं, नए जो चेहरे काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से काम करेंगे। लेकिन ये जो पुराने चेहरे केंद्र में और खासकर बीजेपी को जब 2024 में मेरे ख्याल से मजबूत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक मजबूत पिलर है बीजेपी का मध्य प्रदेश में, और अगर उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो मेरे ख्याल में बीजेपी के लिए एक हितकारी होगा। भाई रमन सिंह की बात करें, एक मजबूत हैं, 3 बार वो सीएम रहे छत्तीसगढ़ के, तो ये जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के लिए 2024 में उनके लिए एक बड़ा कह सकते हैं कि उनको एक लाभ पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर लाभ पहुंचा सकते हैं। दिनेश, यहाँ पर बिहार का भी जिक्र आ रहा है, तो बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी, मैं इस पर सवाल ही लूंगा कि आपसे कि बिहार में जब जातीय जनगणना बिहार सरकार के द्वारा कराई गई थी तो माना जा रहा था कि जो जातीय जनगणना हुई है उसने बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला दिया, लगातार बीजेपी को विपक्ष घेर रहा था। अब जिस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिस तरह से यहाँ मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय से आने वाले शख्स को मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या ये ओबीसी जो जातीय जनगणना कराई गई थी, क्या बीजेपी ने ये उसकी काट निकाली है? बिल्कुल निश्चित तौर पर। और जिस प्रकार से देखा जाए कि बिहार की आपने बात की, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर यादव वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका में साबित होता है। निश्चित तौर पर ये बड़े समुदाय हैं, 2 बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों में बड़ी सीटें हैं लोकसभा की देखें या फिर विधानसभा की, तो वहाँ से यहाँ पर दोनों राज्यों के समीकरण देखे जाएँ तो लोकसभा की बात करें 80 सीटें यूपी में हैं, वहीं 40 सीटें बिहार में हैं लोकसभा की, तो ये 120 सीटों पर। और MY जो कॉम्बिनेशन है एक तरीके का मुस्लिम और यादव वोट बैंक का, उसको साधने की कोशिश अब तक मुलायम सिंह यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर बिहार की बात की जाए वहां पर नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, ये तमाम इन कॉम्बिनेशन के माध्यम से वहां पर बड़ा अपना प्रभाव छोड़ते नजर आए हैं। और निश्चित तौर पर इसी को देखते हुए अब बीजेपी कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका में नजर आ रही है, क्योंकि इन बड़े समुदायों से बड़ी सीटें निकल कर आती हैं। और यही यदि बीजेपी में इन समुदायों से किन्हीं बड़े नेताओं को यहाँ पर राजनीति में उतारा जाता है या बड़े ओहदे पर यहाँ पर जो है सक्रिय किया जाता है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने की जो स्थिति है वो बीजेपी यहाँ पर खड़ी कर रही है। निश्चित तौर पर ओबीसी की बात करते हुए राहुल गांधी ने भी पिछले जो लोकसभा का विशेष सत्र था, संसद का विशेष सत्र था, उसमें लोकसभा में आवाज उठाते हुए कहा था कि ओबीसी जो समुदाय है उसकी भागीदारी, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे फिर वो अफसरशाही हो या इसके अलावा राजनीति हो या फिर बड़े मंत्री पद हैं इन पर, तो ओबीसी समुदाय की जो भागीदारी है वो काफ़ी कम है। और बीजेपी इसका 2024 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं तोड़ निकालना चाहती है, क्योंकि इसको बड़ा मुद्दा बनाकर विपक्षी गठबंधन इंडिया आगे आने वाले 2024 के चुनाव में पेश कर सकता है। और ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए गले की फांस बन सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर गले की फांस बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये चीज देखने को मिली है कि छत्तीसगढ़ और यहाँ मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री के चेहरे पार्टी ने उतारे हैं, माना जा रहा है कि जो जाति आधारित राजनीति कई राजनीतिक दलों की होती है उसमें सेंधमारी करने का ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर पैतरा बीजेपी का माना जा रहा है। ऐसे में अमन जी से मेरा आखिरी सवाल ही रहेगा कि अमन जी लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बात हो रही है, एक आखिरी सवाल में आपसे राजस्थान पर लेना चाहूंगा। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री का नाम निकल करके सामने आया, विष्णुदेव साय वे आरएसएस से आते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमें यहाँ पर अब मोहन सिंह यादव देखने को मिले हैं, वो भी आरएसएस की छात्र संघ से आते हैं। क्या इसका मतलब ये है, क्या इसकी संभावना अब ये मिल रही है कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री का नाम आना है क्या वो भी आरएसएस का कोई करीबी मिल सकता है? देखिए बिल्कुल, और बीजेपी की जो पृष्ठभूमि है, सही कहा था अब हमारे सहयोगी ने, वाकई आरएसएस से आती है और वाकई उसमें कोई नाम हो सकता है कि हैरान करने वाला सामने आ जाए राजस्थान में भी। लेकिन फिलहाल अभी वहाँ की गुत्थी जो है वो अलग तरह के माहौल में नजर आती है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ और कह सकते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह का एक्शन लिया है, जिस तरह का उन्होंने फैसला किया है, वो वाकई ये बताता है कि मुझे याद आता है कि गृह मंत्री अमित शाह जब संसद में बोल रहे थे उन्होंने ये बात कही थी कि आप कहते हैं करते हम हैं। तो ये बात जो एक बार फिर से कहीं ना कहीं सही होती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही लेकिन करके बीजेपी ने दिखाया है। तो ये शुरुआत बीजेपी के लिए बेहतर होगी और 2024 के लिए उन्होंने कह सकते हैं अभी से मास्टर स्ट्रोक मारा है, जो उनको बहुत बड़ा फायदा आने वाले 3-4 महीने में और एक कह सकते हैं माहौल बनाने में बहुत मदद करने वाला है।
बिल्कुल यहाँ पर माहौल बनाने में मदद करने वाला है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर निकल करके सामने आई है कि सियासत की स्पीच पर जिस तरह से विपक्षी गठबंधन अगर कहें या विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से यहाँ पर जाति आधारित, जिस तरह से बीजेपी को सवर्णों की जाति के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी बताया था सियासत की पिच पर, यहाँ जिस तरह से विपक्ष ने एक ऐसा स्पेल लेकर के आई थी यहाँ पर कि बीजेपी यहाँ पर केवल सवर्णों की जाति करती है, यहाँ पर ओबीसी, आदिवासी और दलित समाज को, दलित समुदाय को पीछे बीजेपी रखती है, उसकी ऐसी कार्ड बीजेपी ने निकाली है ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जहां छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिला कि आदिवासी समाज से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो यहां यादव समाज से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बना दिया गया है। इसके बाद सवाल यहां पर राजस्थान को लेकर भी उठ रहा है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसका सीधा संकेत 2024 में भी पार्टी देना चाहती है कि पार्टी केवल अपने प्रमुख मुद्दे हिंदुत्व के एजेंडे पर ही नहीं और भी तमाम मुद्दे पर बीजेपी इस समय काम करना चाहती है। और खास तौर पर जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना के आधार पर यहां तमाम विपक्षी दलों ने, खासतौर पर बिहार सरकार ने और कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा था, उसका यहां पर बचाव बीजेपी ने इस तरह से निकाला है। अब 2024 में क्या कुछ बीजेपी को इससे फायदा मिलता है, किस तरह से यहां पर यादव समुदाय के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाने के बाद यादव समुदाय के जो वोटर हैं, किस तरह से बिहार के और उत्तर प्रदेश के वोटर 2024 में यहां बीजेपी से जुड़ते नजर आते हैं, यह भी जल्द ही यहां पर पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे SPN 9 न्यूज।